हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं। अपने यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर सीस बायो स्टडी, जिसमें हम कुछ ना कुछ लाते रहते हैं दोस्तों। और सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपीपी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें एसआई भी है, जेल वार्डर भी है। और सभी अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए। पूरा एक्सप्लेनेशन कल बताएंगे, कितने पद किसमें है, कब से ऑनलाइन चालू रहेगी, इसकी होएगी, और कौन कौन योग्य डाल सकते हैं इसमें। मेहनत कर लो दोस्तों, जॉब अच्छी है, थोड़ा मेहनत है। अगर मेहनत कर लोगे तो एक अच्छी जॉब पालोगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज का करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा सभी परीक्षाओं के लिए मद्देनजर रखते हुए। और ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न पे फटाफट एनालाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पुरस्कार से लिया प्रश्न हमने। भारतीय मूल के प्रसिद्ध किस ब्रिटिश लेखक को अमेरिका स्थित येल विश्वविद्यालय द्वारा नॉन नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 बिडहैम कैप बेल पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? आंसर 7 है दोस्तों इसमें। तो इसका आंसर बी आंसर सही है। राणा दास गुप्ता को इसके बारे में जान लेते हैं, राणा दास गुप्ता के बारे में और ब्रिटिश के बारे में। भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक राणा दास गुप्ता को अमेरिका स्थित येल विश्वविद्यालय द्वारा नॉन फिक्शन श्रेणी 2025 में बिडहैम कैप बेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। ये पुरस्कार वैश्विक अति पूंजीवादी औद्योगिकरण, राजनीति और वर्ग की उनकी गहन आलोचना के लिए प्रदान किया गया है। कैपिटल ए पोर्टल ऑफ बेट्टी फर्स्ट सेंचुरी दिल्ली राणा दास गुप्ता की ये पुस्तक भी है। और 2 अप्रैल का करंट अफेयर्स है, काफी मजेदार प्रश्न, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एंजॉय करिए प्रश्नों का। सम्मेलन से प्रश्न ले लिया हमने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले छठे बिस्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो इसका ये आंसर सही है, थाईलैंड। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में आयोजित होने वाले छठे बिस्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्ष 2025 की विषय वस्तु है प्रोस्पेरस रेसिल एंड ओपन बिस्टेक है। और 4 अप्रैल 2025 को बिस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया जाएगा। और इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल को थाईलैंड के दौरे पर रहेंगे। 2016 और 19 के बाद ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा रहेगी। बिमस्टेक का पूर्ण रूप देख लेते हैं। बेबी ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिंग फॉर मल्टी सेक्रेटरी टेक्निकल एंड इकोनॉमी कारपोरेशन है। ये बहुक्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य बिस्टेक के सदस्य देशों की संख्या 7 है, जिसमें 5 सदस्य दक्षिण एशिया एवं 2 सदस्य देश एशिया पूर्व एशिया से म्यांमार और थाईलैंड भी शामिल हैं। देश के नाम सूची देख लेते हैं, क्रम संख्या देख लेते हैं। पहला बांग्लादेश, दूसरा भूटान है, तीसरे पे नेपाल है, चौथे स्थान पे श्रीलंका, पांचवें पे भारत है और छठे पे म्यांमार है, सातवें आपका थाईलैंड है। प्रारंभ में इसका जो गठन 4 सदस्य देशों के साथ किया गया था, जिसका संक्षिप्त नाम पहला बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका और थाईलैंड था। 1997 में म्यांमार के सदस्य बनने के बाद इसका नाम बिमस्टेक ईसी कर दिया गया है। और वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान इसके सदस्य बने। इसका जो सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक है। यहाँ की जो मुद्रा है थाई बेहत है। और वर्तमान में थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री है पेटोक टरन सिरावात्रा है। थोड़ा सा इसका इस तथ्य भी जान लेते हैं। थाईलैंड साउथ ईस्ट कंपनी का प्रथम देश बना है, जिसने समान लिंग वालों को विवाह करने के लिए मान्यता दे दी है। भारत और थाईलैंड के मध्य मैत्री अभ्यास आयोजित की गई है। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2025 से विकसित भारत युवा संसद कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर दिल्ली में। 1 अप्रैल 2025 को विकसित भारत युवा संसद दिल्ली में शुरू की गई है। 1 अप्रैल 2025 तक युवा कार्यालय मंत्रालय द्वारा माई
भारत पोर्टल के माध्यम से 75,000 से अधिक प्रविष्टियों के साथ विकसित भारत युवा संसद की मेजबानी करेगा। युवा नीति सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सेंट्रल हॉल से परे राष्ट्रव्यापी युवा नेतृत्व वाली प्रगति को बढ़ावा देना है। रक्षा क्षेत्र जान लेते फ्रेंड्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 62,700 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करेगा? तो इसका बी आंसर सही है, 156। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 762,700 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करेगा। इनसे और जान लेते 156 जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से 66 भारतीय वायुसेना और 90 सेना के लिए भी शामिल हैं। स्वदेशी LCH प्रचंड 65% स्थानिक घटकों के साथ 5,000 मीटर से ऊपर संचालित होगा, जिससे 250 से अधिक MSME शामिल भी रहेगा। रक्षा मंत्रालय ने ईंधन भरने के प्रशिक्षण के लिए KC-135 विमान को पट्टे पर देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2025 का अनुबंध मूल्य बढ़ाकर 209 लाख करोड़ हो गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की गर्मियों की छुट्टी के लिए कैलेंडर लॉन्च किया है। तो बी आंसर इसमें है माई भारत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की गर्मियों की छुट्टी के लिए माई भारत कैलेंडर लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं और क्या है। प्रधानमंत्री ने बच्चों की गर्मियों की छुट्टी को पर्यटन, गाँव के दौरे और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से रचनात्मक बनाने के लिए माई भारत कैलेंडर का अनावरण किया है। गतिविधियों में जन औषधि केंद्रों, जीवांत सीमावर्ती और गांवों की खोज और अम्बेडकर जयंती पदयात्रा में शामिल होना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारों को हॉलिडे मेमोरीज के साथ अनुभव साझा करने का भी आग्रह किया है। नियुक्ति। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो से निधि तिवारी को। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी सचिव निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। वे भारतीय विदेश सेवा IFS की एक अधिकारी हैं। वह वाराणसी के महमूरगंज क्षेत्र से 2014 बैच की IFS अधिकारी हैं और इससे पूर्व के PM में उप सचिव के पद पर कार्यरत थी। PMO में अपने कार्यकाल से पूर्व इन्होंने विदेश मंत्रालय में विशेष रूप से निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में काम किया था। निधि तिवारी ने 2013 में सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की थी। अभ्यास। 21 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक भारतीय वायुसेना किस देश में इनोसोस 25 अभ्यास में भाग ले रहा है? तो ए आंसर सही है, ग्रीस। 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक भारतीय सेना ग्रीस में इनोसोस अभ्यास में भाग ले रही है। वायुसेना अभ्यास ग्रीस के अद्राविदा एयरबेस में आयोजित किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमान, IL-78 एयर टैंक और C-17 विमान के साथ भाग ले रही है। यह अभ्यास 2 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है। ये एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। ये अभ्यास का उद्देश्य 15 देशों के साथ वायुसेना कौशल और सामरिक ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। भारत, ग्रीस, मिस्र, साइप्रस, फ्रांस, इटली, जर्मन और सऊदी अरब, स्लोवेनिया, स्पेन, अमेरिका के अतिरिक्त कई देश भाग ले रहे हैं। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनेस्को हाल ही में यूनेस्को द्वारा एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 47% विद्यार्थियों को विद्यालय में खाना तो मिलता है, परंतु कई उचित पोषण नहीं मिल पाता। यूनेस्को की इस रिपोर्ट में विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को बढ़ते मोटापे और खाद्य असुरक्षा की चेतावनी दी गई है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन
साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान में यूनेस्को के जो महानिर्देशक आड्रे ओजेले हैं। अंतरिक्ष, हाल ही में किस आंतरिक एजेंसी ईएसए ने गैन नामक आंतरिक वेधशाला मिशन को बंद करने की घोषणा की है? तो सी आंसर सी है, ईएसए। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने गैन नामक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन को बंद करने की घोषणा की है। गैन का पूर्ण ग्लोबल एंट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एंट्रोफिजिक्स है। इसका उद्देश्य तारों एवं अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति व गति के सटीक माप के माध्यम से ब्रह्मांड का मानचित्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन के तहत 2 अरब तारों का मानचित्र किया गया है और इसे 19 दिसंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। यूरोपीय देशों की आंतरिक एजेंसी ईएसए की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय पेरिस में है। ईएसए 22 सदस्य देशों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ईएसए के मुख्य जो मिशन है जान लेते हैं। ज्यूसिस जो अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। लिस जो वर्ष 2035 में लॉन्च होगा। एंथेना जो वर्ष 2037 में लॉन्च होगा। यूरोपीय आंतरिक एजेंसी ईएसए के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर जोसेफ एस बेकर हैं। ईएसए के महानिर्देशक के प्रत्येक 4 वर्ष में परिषद द्वारा चुना जाता है। परिस्थितीय तंत्र जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देशों की कितनी एशियाई शेरों की मौत हो चुकी है? तो बी आंसर है 669 शेरों की। यह है एशियाई शेर और इनका मरना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना और उम्र दराज इस टाइप से भी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री राज्य के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देशों में 669 एशियाई शेरों की मौत हो चुकी है। एशियाई शेरों की एक भी मौत शिकार से नहीं हुई है। शेर की ये प्रजाति सिर्फ गुजरात में पाई जाती है। गुजरात के लिए जंगल एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। ये शेर का वैज्ञानिक नाम पैथ्रोलियो पेर्सिका है। एशियाई शेर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में आता है। IUCN रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त घोषित किया गया है। पिछले 5 वर्षों को मौत का आंकड़ा देख लेते हैं शेरों का। 2020 में 142 मरे थे, 2021 में 124, 22 में 117 और 23 में 121 और 24 में 165। पर्यावरण मंत्री के अनुसार शेरों की मौत के कारणों में अधिक आयु, देखो मरणों का मौत का कारण क्या हो सकता है? देखो अधिक आयु भी, बीमारी भी, लड़ाई में चोट लगना और सबको की मृत्यु, खुले कुओं में गिरना या करंट लगना दुर्घटना शामिल है। हाँ, अच्छा। तो दोस्तों दिवस देख लेते हैं। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका है 1 अप्रैल के बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल क्या है दोस्तों? 1 अप्रैल को उड़ीसा तत्काल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। वर्ष 1936 में उड़ीसा राज्य को एक पृथक राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। वर्तमान उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। रोचक तथ्य जान लेते हैं। 1 अप्रैल फूल डे क्या है दोस्तों? 1 अप्रैल को फूल डे हम क्यों मनाते हैं? 16वीं शताब्दी में जब फ्रांस में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया तब कुछ लोग पुराने जूलियन कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल को ही नया साल मनाते रहे। ऐसे लोगों को अप्रैल फूल कहकर उनका मजाक उड़ाया गया, जो धीरे धीरे एक परंपरा बन गई और इस दिन को हम अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाएगा। और 1 अप्रैल को हम प्रत्येक वर्ष अप्रैल फूल डे मूर्ख के दिवस में मनाया जाता है। तो ये है देखो मूर्ख डे उत्सव। गुड़ी पाड़वा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। ये आंसर सही है इसका। गुड़ी पड़ावा उत्सव मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये हिंदू पंचांग के पहले ये महाचैत की शुरुआत में महाराष्ट्र, गोवा और दमन में मनाया गया। 30 मार्च 2025 को गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाया गया। ये त्योहार कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगदी नाम से जाना जाता है। AI गुलबी सिस्टम क्या है जो इन दिनों में काफी चर्चा में है? तो इसका जो 13वें का आंसर है, डी आंसर सही है। जापानी एनिमेशन स्टूडियो घिबली शैली में AI जनरेट इमेज, ये
एआई घीवी स्टूडियो एआई एनिमेशन। जापानी एनिमेशन स्टूडियो घीबली शैली में एआई जनरेट इमेज, इसे हम चैट जीपीटी पर लोग अपनी फोटो की इमेज क्रिएटर कर सकते हैं। इसमें देखो होगा आपने, बहुत सोशल मीडिया पे ऐसा आ रहा है दोस्तों, ये चर्चा में है क्योंकि एआई आधारित इमेज जनरेशन टूल्स के माध्यम से लोग अपनी तस्वीर को स्टूडियो घीबली की विशिष्ट एनिमेशन शैली में परिवर्तन कर रहे हैं। इस टूल्स की सहायता से सिंपल तस्वीर को रिप्रीडेट आवे माय नेबर टेटोरो जैसी फिल्मों की जादुई दुनिया में ढाला जा रहा है। स्टूडियो घीबली जापान का एक प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो है। सोशल मीडिया पर एआई जनरेटर घीबली सिस्टम इमेज का ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे घीबली फिकेशन कहा जा रहा है। विश्व भर के लोग अपनी साधारण तस्वीर को स्टूडियो घीबली स्टाइल में बदलकर शेयर कर रहे हैं। ये भी फ्री में है। आपने देखा होगा आज के वर्तमान में, आपकी फेसबुक पर देखा होगा, यही सब तस्वीरें देखने मिल रही हैं दोस्तों। स्टूडियो घीबली के ये संस्थापक हायो मियास्की हैं। घीबली शब्द लीबियाई अरबी से आया है, जिसका अर्थ है एक गर्म रेगिस्तानी हवा होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किन राज्यों में कई क्षेत्रों में पहले से लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एएफएसपी को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह सभी के लिए है, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में पहले से लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एएफएसपी को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। 3 राज्यों के इन क्षेत्रों में एएफएसपी का विस्तार किया गया। मणिपुर 13 पुलिस थानों को छोड़कर पूरे मणिपुर में 6 महीने के लिए एएफएसपी को बढ़ा दिया गया है। नागालैंड में एएफएसपी को 8 जिलों में और 5 अन्य जिलों 21 पुलिस थानों में 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ चौंगलोंग और लोगडिंग तथा नामसाई जिले के 3 पुलिस थानों तक एएफएसपी को बढ़ाया गया है। 1958 का ये कानून भारतीय सेना और अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, बिना करंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और तलाशी लेने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभ्यारण्य। हाल ही में किस राज्य ने झज्जर बचौली नामक वन्यजीव अभ्यारण्य को अपने पहले तेंदुए सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो यह है पंजाब। हाल ही में पंजाब झज्जर बचौली नामक वन्यजीव अभ्यारण्य को अपने पहले तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ये अभ्यारण्य पंजाब के श्री आनंदपुरम साहिब में स्थित है। इस परियोजना के लिए 25-26 के बजट में 324 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य अभ्यारण्य को एक इको पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना है। इससे पर्यटकों को तेंदुओं के अलावा और दूसरे वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास देखने का अवसर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, 15% लिए थे, 15 फटाफट जीएस पे कर लेते हैं। एक बर्फ के टुकड़े को पानी की बाल्टी के तल पर एक तार से बांधा गया था और पानी की बाल्टी को बर्फ से भरे पानी से भर दिया गया। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पानी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? बी आंसर सही है, पानी का स्तर कम हो जाएगा। इस प्रयोग के 2 आयाम हैं, जब एक बर्फ पानी में तैरती है, और दूसरा प्रश्न है उल्लेखित है जब बर्फ पानी में तैरती है तो बर्फ पिघलने पर जमीन का स्तर अपरिवर्तन रहेगा, क्योंकि इस स्थिति में बर्फ ने पानी की जगह ले ली है जो अपने वजन के बराबर है। कांस्य किसका मिश्रण धातु था? तो आंसर सही है दोस्तों, आंसर एक साथ लिया हमने, तांबा और टिन का। कांस्य धातु के निर्माण में 88% तांबा सीयू और 12% टिन एसएन का उपयोग किया जाता है। पौधों में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो सियान से पानी की परिवहन के लिए। 2 या अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतकों को जटिल स्थायी ऊतक कहा जाता है। वे एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। वे पौधों के विभिन्न भागों में अपनी खनिज लवण और खाद्य सामग्री का परिवहन करते हैं।
वे दो प्रकार के होते हैं, जाइलम व लकड़ी और फिलोएम व वाष्प। निम्नलिखित में कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो बी आंसर सही है, हेलोक्लाइन। महासागर तापमान प्रवणता थर्मोक्लाइन द्वारा व्यक्त की जाती है। जल लवणता प्रवणता और हेलोक्लाइन द्वारा व्यक्त की जाती है। घनत्व प्रवणता फिनोकाइल द्वारा व्यक्त की जाती है। जलीय रसायन विज्ञान होमोक्लाइन द्वारा व्यक्त की जाती है। सर्दियों में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या है? तो ये है आपका बी आंसर है, दक्षिण की ओर। उत्तर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ सूर्य का अनुसरण करता है, जिससे स्थिति मौसमी रूप से बदलती रहती है। इसकी दिशा गर्मियों में उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और सर्दियों में दक्षिण की ओर, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में होती है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह है, ये आंसर सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्लैक रॉक रेगिस्तान अमेरिका के उत्तर पश्चिम नेवादा में लगभग 1000 वर्ग मील और 2600 वर्ग मील के क्षेत्र में स्थित है। जतक कथा किससे संबंधित है? तो यह गौतम बुद्ध से। जतक कथा महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी संप्रदायों में संरक्षित किया गया है। इसमें 35 कहानियां जो उपदेश के लिए संकलित की गई थी। इनकी रचना 3री शताब्दी ईस्वी से पहले की मानी जाती है। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लियाकत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बसवन्ना, ये आंसर सही है। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा लियाकत आंदोलन का नेतृत्व बसवन्ना ने किया था। लियाकत संप्रदाय अद्वैतवाद पर जोर दिया है। ये संप्रदाय के लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। लियाकत संप्रदाय जाति व्यवस्था, वेद पुराण और सामाजिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करता। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में 1991 गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन अन्यथा के रूप में जाना जाता है, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने अप्रैल 1951 में शुरू की थी। ये तेलंगाना के 5 गांवों से शुरू हुआ और इन्हें रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता था और भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। जमींदारों भूमि मालिकाओं अपनी जमीन 1% स्वच्छ भूमि ही लोगों को ध्यान देने के लिए राजी करने का एक प्रयास किया गया था। सर्वोदय आंदोलन 1951 विनोबा भावे के नाम से पुकारा जाता है। एक ग्राम स्वराज्य और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। पहचान तकनीक में OMR का उपयोग किया जाता है। एम का क्या अर्थ है? यह है डी मार्क। OMR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। OMR प्रयोग सर्वेक्षण आदि में उपयोग किया जाने वाले विशेषण रूप से मुद्रित कागज या जर्नल पर मानव निर्मित चिन्हों को स्वीकार करता है। दस्तावेजों में जानकारी का एक टुकड़ा OMR रीडर का उपयोग करके पढ़ा जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43B निम्नलिखित में से संबंधित है। सहकारी समितियां। अनुच्छेद 13 भी राज्य की नीति के निर्देश सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन स्वयं कामकाज, लोकप्रिय नियंत्रण और पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो बी आंसर है, लोकसभा के सभी सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चुनाव का विवरण दिया गया है। लोकसभा में दोनों पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष यूनाइडो की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तो डी आंसर 1966 में। 17 नवंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक स्वयं निकाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनाइडो स्थापना करते हुए संकल्प 2152 पारित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा हस्ताक्षर जारी करने के लिए नियमन प्रदान करता है? तो डी आंसर इसमें सही है, विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम। विदेशी मुद्रा प्रबंधक भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा सुरक्षा के हस्ताक्षर जारी करने
के विनियम का प्रावधान करता है। भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन प्रशासन के लिए कानूनी ढांचा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 द्वारा प्रदान किया गया है। फीफा 1 जून 2000 को लागू हुआ था। इसका मुख्यालय उद्देश्य विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार को बनाए रखना को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान भारतीय मंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो ये आंसर है नरसिम्हा राव। 1991 में भारत के व्यापक आर्थिक संकट के दूर करने के लिए एक आर्थिक नीति शुरू की गई थी, जिसमें एलपीजी या उधारी, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल पर आधारित है। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नीति प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी। 1991 सुधार में अर्थव्यवस्था को संकट उबरने में मदद करता है। दोस्तों ये प्रश्न हमने कंप्लीट कर चुके हैं, 30 प्रश्न है और काफी अच्छे प्रश्न है। इस क्लास का एंजॉय करना दोस्तों और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना, क्योंकि ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स की है, स्पेशल क्लास रहेगी दोस्तों ये। और एंजॉय करिए अपने दोस्तों के साथ करंट अफेयर्स का और जीएस का दोस्तों।